नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम थी, यानी चुनावी चंदे के लिए जो बॉन्ड की योजना थी, उसको असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी पिछले दिनों, काफ़ी दिनों से, और आज उसका फैसला आया है कि इस योजना को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है, केवल आपको पता है कि देश भर में केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये बॉन्ड बेचने का अधिकार था कि 2022 तक जितने बॉन्ड बिके हैं, यानी जिन लोगों ने खरीदे हैं, उनकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराई जाए। और चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये जानकारी मिलने के बाद वो अपनी वेबसाइट पर इस जानकारी को सार्वजनिक करे। अब आप देखिए कि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आ गया, लेकिन मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गलत कदम उठाया है। ये शायद इसलिए कि कई फैसले जो है सरकार के पक्ष में आ गए, इसलिए इस सरकार के खिलाफ आना था। ये इस तरह का आरोप तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर जो ये फैसला सुनाया है उसका असर क्या होगा, इससे आकलन होगा कि ये फैसला सही है या गलत है, या उचित है या अनुचित है। इससे पहले जो स्थिति थी, इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले 2018 में केंद्र सरकार ये बॉन्ड की योजना लेकर आई थी। इसमें ये योजना ये थी कि जो भी चंदा देना चाहता है राजनीतिक दलों को, वो इलेक्टोरल बॉन्ड ये खरीदे, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड साल में 4 बार जारी करेगा, और ये 4 बार 10-10 दिन के लिए जारी होगा। और इस दौरान जो है वो पैसा चेक के जरिए जमा करके ये बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। ये बॉन्ड खरीद कर जो भी डोनेशन देना चाहता है जिस पॉलिटिकल पार्टी को, उस पॉलिटिकल पार्टी को वो बॉन्ड दे दे, बदले में वो अपने पार्टी के अकाउंट में इस बॉन्ड को जमा कराएगी और भुनाएगी। तो सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम के जरिए आ रहा था। उससे पहले स्थिति क्या थी? कैश में दिया जाता था डोनेशन, पॉलिटिकल डोनेशन। ये सच्चाई है, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता थी। इसी कैश के आवक को रोकने के लिए, कैश डोनेशन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ये बॉन्ड की योजना लेकर आई। अब सुप्रीम कोर्ट का और सरकार के विरोधियों के कई आरोप थे कि ये योजना ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कौन खरीद रहा है ये सिर्फ सरकार को पता चल सकता है। इसमें पता चल सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और इस कानून में ये व्यवस्था थी कि चुनाव आयोग और इनकम टैक्स अगर मांगे तो ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उपलब्ध करानी पड़ेगी। लेकिन सरकार होने के कारण, सरकारी बैंक होने के कारण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जो जानकारी है वो सरकार के पास भी आ सकती थी। इस बात की आशंका जताई जा रही थी, और इस बात में कोई गलत बात भी नहीं है, ये संभव हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट का ऐतराज़ क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ये आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है, यानी लोगों को जानने का, सूचना का अधिकार है, उससे वंचित करती है कि किन लोगों ने बॉन्ड खरीदकर किसको डोनेशन दिया और किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया। ये भी बात सही मान लेते हैं कि ये सही है, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले जो व्यवस्था थी वो क्या इससे बेहतर थी? कोई भी नहीं कह सकता कि इससे पहले वाली व्यवस्था इससे बेहतर थी। बॉन्ड की योजना 100% जो है ट्रांसपेरेंट थी, या 100% जो है फुल प्रूफ थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो पहले जो व्यवस्था चल रही थी उससे बेहतर थी, ये कहा जा सकता है। चुनावी चंदे को लीगलाइज करने के बहुत से प्रयास कई बार हुए हैं। आपको याद होगा 2009 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा करके लड़ा था, हम कोई चुनावी चंदा कैश में नहीं लेंगे, चेक के जरिए ही लेंगे। और 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चेक के जरिए ही चुनावी चंदा लिया था। वो अलग बात है कि उसको जितनी ज़रूरत थी उतना पता नहीं मिला या नहीं मिला, कोई नहीं जानता है। लेकिन कोई और पार्टी ऐसा करने को तैयार नहीं हुई, तो बीजेपी को भी वो रास्ता छोड़ना पड़ा। लेकिन ये जो धंधा चल रहा था कि 2000 से लेके 20,000 तक का
नकद जमा करा लो, कह दो कि हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है, सारा ब्लैक का पैसा वाइट करके पार्टी को चंदे के रूप में दे दो, उसको रोका गया। अभी कहा जा रहा है कि सरकार के प्रभाव के कारण जो है वो उद्योगपति चंदा दे रहे हैं, जो केंद्र में पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी, उसको सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। तो आपको ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कुल जो चंदा, चुनावी चंदा आया है भाजपा के पास, उसका 52% इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया है, और कांग्रेस के पास जो कुल चुनावी चंदा आया है उसका 61% चुनावी बॉन्ड के जरिए आया है। यानी चुनावी बॉन्ड से बीजेपी से ज़्यादा परसेंटेज टर्म में कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है। और उसके अलावा डीएमके को 90% चंदा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला है, बीजेडी को 84%, बीआरएस को 71%, वाईआरसीपी को 70%। तो इस तरह से जो क्षेत्रीय दल बड़े हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ जो बड़ा दल है वहाँ उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि सारा लेन देन बैंकिंग चैनल के जरिए होता था। तो कभी भी कोई भी एजेंसी से मतलब है मेरा कोई जांच एजेंसी, इनकम टैक्स या फिर सरकार या फिर कोर्ट, अगर चाहे तो वो जानकारी उसको उपलब्ध हो सकती थी। अब सवाल ये है कि इसके बाद जो व्यवस्था बनेगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो दरअसल अब वो चुनाव में काले धन को बढ़ावा देने का काम करेगा। अब कोई भी पार्टी, चूँकि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना ही ख़त्म हो गई है और आप अगर नाम सार्वजनिक कर देंगे तो देखिए चंदा जो है वो चेक के जरिए क्यों नहीं मिलता है, चंदे की घोषणा क्यों नहीं होती है? इसलिए कि उद्योगपतियों को, व्यापारियों को या जो भी चंदा देने वाला है उसको ये डर सताता है कि एक पार्टी को चंदा दिया तो दूसरी पार्टी परेशान कर सकती है। अगर वो सत्ता में है, केंद्र में है तो कर सकती है, केंद्र में नहीं है, दूसरे राज्य में है तो वहाँ कर सकती है। तो इसलिए वो इसको गोपनीय रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस गोपनीयता को ख़त्म करना चाहता है। इस गोपनीयता को ख़त्म करने का एक ही नतीजा है, और वो ये है कि चुनाव में काले धन का उपयोग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ये घोषणा की है, इस योजना को बंद करने की घोषणा की है, तो 2024 का चुनाव काले धन के आधार पर लड़ा जाएगा, ये आप मान कर चलिए। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से, केंद्र सरकार से ये कहता कि ये योजना अच्छी है, काले धन को रोकने का काम कर रही है, लेकिन हम मानते हैं कि इसमें लोगों को सूचना से वंचित किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी जितनी हम चाहते हैं, पारदर्शिता जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं है। तो आप एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आइए जिसमें इन खामियों को दूर किया जा सके, और वो प्रस्ताव लेकर आइए, उस पर हम विचार करेंगे और बताएंगे कि वो संविधान सम्मत है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतना कहा है कि सरकार किसी और विकल्प पर विचार करे। अब वो विकल्प क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट चाहता तो सरकार से कई विकल्प मान सकता था और उनमें से किसी एक विकल्प के बारे में विचार करने को, कानून बनाने को कह सकता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ साथ कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो संशोधन किए थे वो भी रद्द हो गए हैं। तो आश्चर्य की बात यह है कि चुनाव में काले धन का उपयोग सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण बढ़ेगा। अभी भी जो पार्टियां जो क्राउड फंडिंग करती हैं उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है। काले धन का धड़ल्ले से चुनाव में उपयोग होता है, ये सुप्रीम कोर्ट को मालूम है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उस सिस्टम को सीमित करने की कोशिश हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद काले धन का इस्तेमाल चुनाव में बंद हो गया था, लेकिन जो व्यवस्था चल रही थी उससे बेहतर व्यवस्था थी, उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था थी, उससे बेहतर जो है वो ट्रांसपेरेंसी थी। इस सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष को माना और इस योजना को रद्द कर दिया। अब इसके बाद वही ढाक के 3 पात, यानी जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। 2018 से पहले जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था अब फिर से लागू हो जाएगी। ये बड़ी अजीब सी बात है। आमतौर पर सरकारें नहीं चाहती कि व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो।
कोई सरकार जल्दी नहीं चाहती कि चुनाव में काले धन का उपयोग ना हो, चेक के जरिए या बैंकिंग सिस्टम के जरिए जो है लेन देन हो। ये सरकार ऐसा चाहती थी, इस सरकार ने ऐसा कानून बनाया, उसे रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को बेहतर बनाने की बजाय इस व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया। 2024 का चुनाव काले धन के उपयोग से लड़ा जाएगा, ये इसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। साथ साथ विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है सरकार के खिलाफ आक्रमण करने का कि आपने जो कानून बनाया था, आपने जो योजना बनाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। इसलिए आप एक ऐसी योजना लेकर आए थे जो संविधान सम्मत नहीं थी, और इसलिए लेकर आए थे ताकि आपको मिलने वाले चंदे के बारे में कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, ये किसी को पता न चले। जनता को भी मालूम है कि चंदा कैसे मिलता है, जनता को भी मालूम है कि चंदा कौन देते हैं, किस पार्टी को कितना देते हैं। अमाउंट भले ना मालूम है, किस पार्टी को ज़्यादा मिलता है, किसको कम मिलता है, किसको ज़्यादा क्यों मिलता है, किसको कम क्यों मिलता है, ये सब पता है मतदाता को। तो इसका चुनाव पर कोई असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन चुनावी व्यवस्था पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। जिस चुनावी व्यवस्था को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और काले धन से मुक्त बनाने की कोशिश हो रही थी, उसको एक धक्का लगा है। विपक्ष की नज़र में ये सरकार को बड़ा धक्का लगा है। अब ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे कि इसका धक्का किसको ज़्यादा लगा, किसको कम लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत तो नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा लगता है, अपने विवेक का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा सिर्फ इतना नहीं था कि ये योजना अच्छी है या ख़राब है, संवैधानिक है या असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा मुद्दा था चुनाव में काले धन को रोकने का। उसके लिए वो कोई सुझाव देने में या सरकार से कोई सुझाव मांगने में, दोनों में नाकाम रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, मेरा मानना है कि चुनाव को काले धन से मुक्त कराने की दिशा में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।